हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आप सबका स्वागत है साइंस ट्रेन पे, जिसका लोको पायलट मैं हूं। और आप सब ट्रेन पे सवार हो जाइए जल्दी से। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो पहला क्वेश्चन चलिए लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग स्टेरिलाइजिंग एजेंट इज। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? टू किल द पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फूड में से आप चाहेंगे कि आप जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है सब मारा जाए। और वो फूड क्या, पानी भी हो सकता है। और इसके लिए जम के यूज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज का काम जैसे आपसे पूछा जाए तो जो मुख्य 2-3 काम आपके ध्यान में आना चाहिए वो ये कि ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट यानी कि टू किल पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं फूड और वाटर प्यूरिफाइंग एजेंट के तौर पे। और ये अल्ट्रा वायलेट का जो एनर्जी है वो विजिबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये लगभग उस रेंज में अब आने लगता है जिस रेंज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देता है। ये एक्सरे भी देता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखिएगा, और अल्ट्रा वायलेट भी देता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट में जो हाई एनर्जी वाला है वो देता है। तो सबका थोड़ा थोड़ा ये सब काम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सब में लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है। तो अल्ट्रा वायलेट में क्या कहेंगे कि किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ध्यान रखिएगा, ये वहां भी आएगा जहां एक्सरे होगा। और इनफैक्ट अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा कौन किया जाता है, यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए, तो वो एक्सरेज ही है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, अच्छा हाँ, इसके वजह से आप जो पानी का मशीन लगा होता है आपके घरों में, आप कहते हैं यूवी लगा है कि नहीं, वो यही यूवी है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। और दूसरा नाम आरओ बोलते हैं, आरओ रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस। वो एक अलग टॉपिक हो गया कि रिवर्स ऑस्मोसिस से कैसे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस से आप मिनरल का कंटेंट तय करते हैं, ठीक। रिवर्स ऑस्मोसिस से मिनरल का कंटेंट तय करते हैं कि पानी में कितना रहना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और अल्ट्रा वायलेट से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पैथोजेंस को किल करते हैं। रेडियो वेव्स की बात की जाए तो रेडियो वेव्स नाम से पता चल रहा है, रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन में तो जम के यूज होगा कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टीवी, मोबाइल, इन सब में जम के यूज हो रहा होगा कम्युनिकेशन में। और रडार्स में जम के यूज होंगे जो लोकेशन और स्पीड बताते हैं ऑब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट रडार्स है, क्रिकेट का बॉल जैसे बैट्समैन ने मारा तुरंत क्रिकेट बॉल की स्पीड बता दी गई। इन सब चीजों में, या गाड़ी जा रही है सड़क पे तुरंत स्पीड बता दी गई ऊपर के मशीन से, तो वो सब क्या यूज कर रहा होगा, रेडियो वेव्स यूज कर रहा होगा। कुछ रडार्स जिनको प्रिसाइज रीडिंग देनी होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सपेरिमेंट में किसी कमरे में, वो माइक्रोवेव भी यूज करते हैं। लेकिन इतना आपको जो मुख्य काम है अगर वो याद रखते हैं तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाता है, आइडिया होते जाता है कि इसका मतलब रडार में वो वेवलेंथ यूज होते हैं जो क्लोज होते हैं माइक्रोवेव के, ठीक। मोबाइल, टीवी, इन सब कम्युनिकेशन में रडार का ये रेडियो वेव्स का ही एक टाइप है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ। तो ये सब ज्यादा यूज होगा इसमें। और यही यूज होगा आपके ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, इन सब में। कुछ डिवाइसेस, मैंने अभी अभी रडार में कहा, वो यहां भी लागू होगा। कुछ डिवाइसेस ब्लूटूथ और इन सब चीजों में माइक्रोवेव्स को भी यूज करती है। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, रेडियो वेव्स कहाँ है उसके बाद अगला कौन है। तो इसी तरह से जितने भी स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है।
एग्जैक्ट एग्जैक्ट कि 400 नैनोमीटर है तो उसको विजिबल कह दिए, और 399 है तो वो अल्ट्रावायलेट हो गया। ऐसा नहीं होता है, एक रेंज होता है इसके आसपास, वहां पे एक ग्रे लाइन है, एग्जैक्ट ब्लैक एंड व्हाइट लाइन नहीं है। जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। माइक्रोवेव्स के नाम में ही आपको माइक्रो लगा हुआ है, और आपको ध्यान रखना होगा माइक्रोवेव ओवन, इतना बोल देंगे काम चल जाएगा, और इन सम रडार्स बोल देंगे तो अच्छे कहलाएंगे। ठीक, 3 का हुआ। अब आइए गामा रेज। गामा रेज along with एक्सरेज, एक्सरे एंड गामा दोनों यूज होता है रेडियोथेरेपी में। कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी में इन वेव्स का यूज करते हैं, गामा का। दूसरा ध्यान रखिएगा कि ये जो रे है इसका न्यूक्लियस से रिश्ता है, इनका एटम से रिश्ता नहीं है, न्यूक्लियस से रिश्ता है, एटम के न्यूक्लियस से रिश्ता है। तो ये बात भी न्यूक्लियस से ही करेगा, निकलेगा भी न्यूक्लियस से ही। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स में ट्रांजिशन करा के आप गामा रे निकाल देंगे, नहीं, बाकी सब निकालेंगे, एक्सरे तक निकालेंगे, लेकिन गामा न्यूक्लियस से निकलेगा। तो इसलिए इनका यूज भी न्यूक्लियस को अनस्टेबल करने के लिए किया जा सकता है। ठीक, तो ये यूज है। दूसरा ये कि ये इतना हाई एनर्जी रेडिएशन है कि हम चाहेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ मारे नहीं, वहां से एकदम साफ कर दे। फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कम बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रीज में, ग्लव्स वहां पैकिंग हुआ हुआ के यूज होने वाला है ऑपरेशन थिएटर में, तो उसको गामा रे से स्टेरिलाइज करो। इनसे तो स्टेरिलाइज किया जा ही सकता है यूवी से, गामा से करो ताकि एक भी बैक्टीरिया ना बचे, ताकि वो पेशेंट को, चूंकि आपने सर्जरी करना है तो आप पेट खोले हुए हैं, और उसमें कुछ बैक्टीरिया का भी अगर आपने इनपुट दे दिया तो बड़ा मुश्किल चीज होगा, अच्छा नहीं होगा, और खास करके वो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो इसलिए इनको स्टेरिलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए केवल यही यूज होता है, स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव यूज करता है, आप बॉयल भी कर देंगे तो जी। तो कई यूज में से एक यूज गामा भी है स्टेरिलाइजेशन के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो यहाँ पे एनीवेज यूवी रेज इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ज्वाइंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है ये एलॉन्ग ई क्रॉस बी होता है। आप जानते हैं कि ई और बी को जिस प्लेन में भी आप लेंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ले लेंगे तो ये रहेगा, मतलब कुल मिला के ये कि वो दोनों को देखिए फिर ऐसे, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज। तो ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उधर होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई बार आप ये समझ लेते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ई क्रॉस बी, क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ई क्रॉस बी से मामला नहीं है, ये केवल डायरेक्शन की बात कर रहा है। ध्यान रखेंगे जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिसको आप सी से दिखाते हैं, ये 1/√μ0 ε0, where μ0 is permeability of free space and ε0 is permittivity of free space। जाहिर सी बात है जब आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये जो स्पीड आएगा ये फ्री स्पेस का आएगा, मतलब वैक्यूम का आएगा, बुझा रहा है। और वही सी किसी मीडियम में मिले तो कुछ नहीं, उसकी जगह पे जो मीडियम का परमिएबिलिटी होगा, जो मीडियम का परमिटिविटी होगा वो आ जाएगा, तो ये मीडियम की बात कर लेंगे। एनीवेज ये वाला इंपॉर्टेंट है कि आप स्पेस का तो याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी, देखिए
इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। एनीवेज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका यूनिट वॉल्यूम अगर लेते हैं तो जो एनर्जी है वो कितना आता है यूनिट वॉल्यूम में, जिसको आप कह देंगे एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो, और इन जनरल कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किस स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये एनर्जी है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है उतना ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के पास होता है। जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड के पास होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होता है। एनर्जी दोनों बराबर कैरी करते हैं, एम्पलीट्यूड में बहुत ज्यादा का फर्क होता है। इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सी टाइम्स बी होता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यही वजह है कि आप मैक्सिमम जगह जहां आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, चाहे ऑप्टिकल रोटेशन आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड खाली दिखा के निकल जा रहे हैं और आप सही है। बस जब आपसे पूछा जाएगा तो कहिएगा इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी है जो ऐसे कर रहा है, ये सब है। एनीवेज, तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इतना ही होगा। तो इसलिए टोटल जब कहेगा एनर्जी डेंसिटी तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इतना, ये चूंकि मैंने यहीं पे इंटू 2 लिख दिया तो ये टोटल ही है एनर्जी, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए तो आप कहेंगे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इतना एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में प्रोसीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यूनिट टाइम में कितना आगे बढ़ता है? तो सी, तो आप सी से मल्टीप्लाई कर दे पर यूनिट एरिया, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटेंसिटी हो जाएगा, पर यूनिट टाइम में बदल जाएगा वो, ठीक। तो इतना जब सिंपल बात है तो आप इंटेंसिटी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी कर देंगे। ये टोटल एनर्जी इतना लेके चल रहा है। ये बात जब आप ध्यान में रखेंगे तब थोड़ा सा कन्वर्ट करने वाला सीख लीजिए। कन्वर्ट करने वाला ये सीख लीजिए कि E बराबर बी सी होता है, जो अभी भी मैंने कहा, C टाइम्स बी ये होगा। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा E हटा के B डालेगा तो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर C की जगह कुछ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बात करने लगेगा तो C की जगह आपने थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने बताया है कि C जो होगा ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये सब चीजें कहीं पर भी जरूरत पड़े आप एनर्जी में बात कर सकते हैं। उतना डिटेल में जल्दी नीट में पूछा नहीं जाता है। एक बेसिक आप समझ लिए हैं, ये चल क्या रहा है, दोनों में बराबर बराबर बंटवारा हो रहा है। ई को बी में कभी भी बदल सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक। ये ध्यान रखना है। एक लास्ट बात जो ध्यान रखना है वो ये कि जब भी एनर्जी की बात आती है, चाहे आप एसी पढ़ रहे हो तब, अल्टरनेटिंग करंट की मैं बात कर रहा हूं, कहीं पर भी ऐसा वेव लाइक सिचुएशन बन रहा है तो जो एनर्जी का देख रेख करेगा ना वो आरएमएस वैल्यू होगा, वहां पे भी यहां पे भी। तो ये जो ई लिख रहे हैं ना ये एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू जैसा है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह से बी लिख रहे हैं अगर तो बी क्या है? वो आरएमएस वैल्यू है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप हमेशा जानते हैं कि आरएमएस वैल्यू जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बी नॉट लिख रहा है, ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो देख लीजिए यहीं पे ई नॉट कह रहा है तो पहले तो ई नॉट बदल लीजिए। चलिए वो उसको यहां डालिए लाके, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को लिखेंगे ई नॉट स्क्वायर बाई √2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी बाई, मतलब हाफ तो पहले ही बोल दिए,
तो ये आ जाएगा। अच्छा ये तो दे ही रहा है, लास्ट ऑप्शन में दे रहा है, नहीं दे रहा है क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, नहीं एप्सिलॉन नॉट नीचे ले गया तो गलत हो गया ना, ऊपर रहता तो सही हो जाता। सी भी ऊपर आएगा, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर आएगा, ये सी और एप्सिलॉन नॉट अगर ऊपर आता तो ये सही हो जाता, नीचे डालने की वजह से सिर्फ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो अब आइए बाकी में बी फील्ड है, बी नॉट है, तो पहले बी नॉट के इसमें चेंज कर लीजिए। अब बोलिए, यहां से आगे बढ़िए। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसके हर स्टेप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़िए। तो एप्सिलॉन नॉट सी को इधर ले लीजिए बाई 2, ई नॉट ई बराबर बी सी, तो ई नॉट बराबर बी नॉट सी। ठीक है, तो बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक जा रहे हैं, बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, तो ये दिया रहता तो यही हो जाता, लेकिन ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की भाषा में ले गया है, उसी भाषा में सब ले गया है, तो आप ले जाइए। सी होता है 1/√अंडर द स्क्वायर बराबर हुआ 1 एप्सिलॉन नॉट सी बाई 2 बी नॉट स्क्वायर सी बाई 2 बी नॉट स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए, सी बी नॉट स्क्वायर सी बी नॉट स्क्वायर, और म्यू नॉट नीचे आ रहा है। ठीक है, कट गया, सी बी नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट स्क्वायर, नीचे में म्यू नॉट बच गया, तो नीचे में 2 बच गया। क्या ये दे रहा है? थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, तो घबराएंगे नहीं, आप क्लोज ऑप्शन निकाल लेंगे तुरंत। कैसे? तो देखिए ना, इसके आगे भी अब कह रहा है कि नहीं हम ये भी नहीं देंगे, आप सी को भी कुछ चेंज वेंज कर रहा है इसमें। ठीक, एनीवेज फिलहाल लग रहा है कि वो दे रहा है एप्सिलॉन नॉट सी बी नॉट स्क्वायर बाई 2, तो नीचे तो म्यू नॉट बचा हुआ रह गया, नीचे म्यू नॉट बचा हुआ रह गया, और ये वही ऑप्शन दे रहा है, मतलब नीचे 2 म्यू नॉट होगा, छूटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इतना भी अब परेशान नहीं करेगा कि आप बोलेगा कि फिर आप सी को यहाँ वाले को भी हटाओ, तो फिर 1/रूट लिखेंगे उसकी जगह पे ये वाला, और तब जाएंगे एकदम, वो थोड़ा सा ज्यादा ऐसे लेंथी हो रहा है, तो ये यहीं पे दे रहा है और आंसर दे रहे हैं कि वही दे रहा है, तो ठीक है। एनीवेज कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम था, तो वो ये ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग इंटेंसिटी के सोचते हैं और एनर्जी डेंसिटी से उसको रिलेट करते हैं, और स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे एनर्जी है, इनफैक्ट कोई भी फील्ड है तो वहां एनर्जी है। हर फील्ड के साथ नेचर ने पार्टिकल को क्रिएट किया, तो पार्टिकल को आपस में बात करने के लिए जो लैंग्वेज दिया उसका नाम फोर्स है, और हर लैंग्वेज के साथ यानी हर फोर्स के साथ एक एसोसिएटेड एनर्जी होगा जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, लाइक दैट। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स आर, देखिए कम्युनिकेशन चैप्टर से है, अब नीट में जल्दी नहीं पूछा जाता है ये चीजें, लेकिन कुछ स्टेट एग्जाम्स में है तो कहीं से ये क्वेश्चन आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो एफएम है, एफएम जो है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऊंचा तक नहीं जाता है, ज्यादा ऊंचा तक जाएगा तो आयोनोस्फेयर को टच करने लगेगा, ये एएम है, एएम है, और जो ज्यादा ऊंचा तक जाएगा वो रेडियो दूर तक सुना जाएगा। ठीक, और जो एफएम है वो छोटे एक शहर के लिए है, बड़े शहर के लिए भी है, मतलब एक शहर के लिए। अब ऐसा नहीं कि दिल्ली से रिले किया जा रहा है एफएम और यहाँ पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा, मुजफ्फरपुर वाला यहाँ नहीं पकड़ेगा, पटना वाला नहीं पकड़ेगा। तो एफएम जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर से ही बेंड होके लौट जाता है एफएम। तो ये बात हुई, और दूर तक भेजना है तो एएम चाहिए, तो ये एफएम पूछ रहा है तो एटमॉस्फेयर से बेंड हो जाएगा। और अगर ठीक है लोअर एटमॉस्फेयर से ही बेंड हो जाएगा और वही एएम पूछता तो ये रिफ्लेक्ट किया जाएगा, रिफ्लेक्टेड बाय आयोनोस्फेयर। ठीक है, तो ये दूर दूर तक के लिए ये रेडियो का स्टेशन होगा, वो नजदीक के लिए होगा।
ठीक है। इफ लेमडा दिया हुआ इतना एंगस्ट्रम देन इट कॉरेस्पॉन्ड टू, देखिए जब भी इस तरह की बात करें तो थोड़ा सा, अब आप कहेंगे कि सर हम वेवलेंथ सबका याद रखें, नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम, 10, 20, 50 ऐसा कुछ होगा। ठीक, ध्यान रखिए ये एंगस्ट्रम लिखा हुआ है लेकिन ये एंगस्ट्रम से बहुत बड़ा है, 10⁴ टाइम्स, 10,000 एंगस्ट्रम। तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ एंगस्ट्रम है। तो ध्यान रखिएगा कुछ एंगस्ट्रम कहेगा तो एक्सरेज है, ठीक है। और इंफ्रा ये माइक्रोवेव्स जो है ये सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर के रहेंगे, 0.5, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, लाइक दैट, वो माइक्रोवेव्स होंगे। मिलीमीटर में अक्सर होगा किनका, इनका। सबसे हाई एनर्जी एंगस्ट्रम, इससे कम नैनोमीटर, नैनोमीटर। एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, ज्यादा। तो अल्ट्रावायलेट का जो होगा अक्सर ये नैनोमीटर में होगा। ये याद रखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये याद रखे कि एक्सरे इस ऑर्डर का है, ठीक है। जो सबसे बड़ा है रेडियो वेव्स, ये मीटर टू किलोमीटर हो सकता है, मीटर टू किलोमीटर हो सकता है। इससे जो बगल में है वो सेंटीमीटर के रेंज में होगा, उसके बगल में मिलीमीटर के रेंज में होगा, ठीक है। और जो विजिबल है वो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये एक ऑलमोस्ट रेंज है, थोड़ा सा इससे कम भी किसी की आंखें देख सकती है, इससे थोड़ी ज्यादा भी देख सकती है, एवरेज की बात होती है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे मैंने विजिबल यहां लिखा है, अल्ट्रावायलेट के ब्रैकेट में नैनोमीटर लिखा है, मतलब ये कुछ नैनोमीटर, ये फ्यू नैनोमीटर, ये फ्यू एंगस्ट्रम। यहाँ पे 400 और 700 नैनोमीटर का ध्यान रखिएगा, वो विजिबल का हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा रेंज का ध्यान रखेंगे और तुरंत अब देखेंगे कि इनका कितना आ रहा है। तो 10⁴ इंटू एंगस्ट्रम 10⁻10 -10, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 10⁻6 मीटर, -6 मीटर, -6 मीटर मतलब माइक्रोवेव से भी छोटा आ रहा है, इससे भी छोटा आ रहा है, तो कहाँ कर देंगे, इंफ्रारेड में। ये पॉइंट सम मिलीमीटर में आ रहा है। ये सिर्फ आइडिया रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट वैल्यू जल्दी पूछता नहीं है, तो इसमें भी आइडिया ही लेके पूछा है, आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला जगह नहीं छोड़ा है। ये इंफ्रारेड ही आपको चुनना पड़ेगा, उसी रेंज में दिए हुआ है। 10 सेंटीमीटर, अभी भी मैंने कहा कि सेंटीमीटर की बात करेगा तो माइक्रोवेव्स को चुन लीजिएगा, फ्यू सेंटीमीटर्स की बात करेगा तो माइक्रोवेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पावर किधर जा रहा होगा, तो जिधर जिधर वेव जा रहा होगा। वेव किधर जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स। अब ये भी बात हुई है, तो मैंने बेसिक बता दिया, तो देखिए फटाफट क्वेश्चन होते जा रहा है, ठीक। तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाई, ध्यान रखिए ये जो नीचे वाला तीनों बात लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये, बात समझने वाली, कि ये तीनों जो होगा ये दोनों वेव्स, दोनों तरह के वेव्स कर रहे होंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब काम दोनों तरह के वेव्स कर रहे होंगे। कौन, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। पोलराइजेशन जो है ये एकाधिकार है, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड ओनली विथ ट्रांसवर्स वेव्स। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर से पता कैसे चला था पोलराइजेशन से। लैम्डा 10 एंगस्ट्रम, अभी अभी बात हुई है एक्सरे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी अभी चर्चा किए थे इसकी, ठीक। An electromagnetic wave passes through a space
and its equation is given by E बराबर E नॉट sin omega t minus kx, where E is electric field, energy density of electromagnetic wave in space is, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी पूछ रहा है, तो ये देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर किसके लिए होता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल, मैग्नेटिक का गुना करते तो डबल हो जाता, लेकिन ध्यान दीजिए इसने ई नॉट दिया है, तो हर बार आप ई और ई नॉट में रिश्ता जान गए हैं कि ई बराबर ई नॉट बाई रूट टू, तो डाल देंगे। आप याद रखेंगे सिर्फ ई से, बेस्ट तरीका हुआ है, मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है लोगों को, आप सिर्फ ई और डी से याद रखेंगे चीजों को, और ध्यान रखेंगे कि वो आरएमएस वैल्यू है, दैट्स ऑल। उस तरह से फिजिक्स का एक सीक्वेंस बनाएंगे, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे उसको लाएंगे ई नोट, तो यहाँ पे नीचे हाफ आ जाएगा, ये टोटल एनर्जी हो गया, बोथ बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है एएम बैंड है वो, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को। द फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज बिलोंग टू, अच्छा 2 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, मेगा मतलब 10 लाख, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग होता है, मतलब हमें वेवलेंथ का आइडिया रखना है, ठीक है। सब कैसे याद रखेंगे कि नहीं, फ्रीक्वेंसी का भी सारा आइडिया रखते हैं, वेवलेंथ का एक आइडिया रखेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में देखेंगे कि इसका वेवलेंथ कितना है। और आप जानते हैं कि v बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है, मतलब यहाँ c बराबर न्यू इंटू लेमडा, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज वेलोसिटी, इसलिए लेमडा बराबर c बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, c बाई फ्रीक्वेंसी, और c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 1.5 इधर 10 टू द पावर 2 बच गया, तो ये 150 हो गया, 150 मीटर आया, 150 मीटर आया। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइडिया दिया है, देखिए एक आइडिया आप रखते हैं तो कई क्वेश्चन कैसे बनने लगता है। अभी तुरंत इसका सबूत यहीं पे मिल गया आपको। मैंने बोला है मीटर से लेके कुछ किलोमीटर ही जा सकता है, कौन, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स एंड विजिबल लाइट इन वैक्यूम हैव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव बोले तब, माइक्रोवेव बोले तब, इंफ्रारेड, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप बना के रखेंगे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूं, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सीक्वेंस स्पेक्ट्रम का आपको ध्यान में है। तो ये जो जितने भी स्पेक्ट्रम में सब नाम आ रहे हैं, सबका वेलोसिटी क्या होगा, तो कहिएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट, तो सी भी कांस्टेंट, तो सबका सी कितना है, तो इतना ही है, वेलोसिटी सेम होगा। तो फर्क किस चीज का पड़ेगा, तो आप कहेंगे सी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। जब ये हो गया कांस्टेंट, तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, इसको घटाएंगे तो वो बढ़ेगा, बात खत्म। तो इसलिए सेम वेलोसिटी होगा लेकिन अलग अलग वेवलेंथ होगा। क्या अगर लिखा होता सेम वेलोसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या वो भी करेक्ट हो जाता, बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो आप ध्यान रखिए इसमें विजिबल का अभी भी मैंने बोला है, ठीक, कितना होता है, तो उससे थोड़ा सा कम वेवलेंथ कर दीजिए और पकड़ लीजिए, मतलब अल्ट्रावायलेट का, तो थोड़ा सा कम मतलब 400 नैनोमीटर से कम, 400 नैनोमीटर से कम। देखिए इसमें ये कितना दे रहा है, ये 300 नैनोमीटर हो गया, हाँ ये भी 300 नैनोमीटर हो गया, ये कितना हो गया, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, 30,000 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये भी 30,000 नैनोमीटर। तो ये तो दोनों गया 300 से कम या ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कम की तरफ सोचना है, क्योंकि ज्यादा की तरफ सोचिएगा तो विजिबल की तरफ जाने लगिएगा, तो कम वाला चुनना है आपको। द वेव इंपिडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज, ये
आउट ऑफ सिलेबस है। ये इम्पीडेंस जो है वो आपको जो अल्टरनेटिंग करंट है उतने का ध्यान रखिए काफी है। अभी इतने सारे ये कांस्टेंट्स आए हैं, आप उन कांस्टेंट्स को वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या रिश्ता है वो याद रखिए काफी है। इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू, इसलिए इसको रहने दीजिए, मत इतना कीजिए क्योंकि फिर पहले वाला ही आप भूलने लगेंगे। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विथ अ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कौन सी बड़ी बात है, सबका वेलोसिटी इक्वल होता है, अभी भी देखे हैं। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हाँ, इन वैक्यूम डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। एक मिनट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम जब बोल दिया तो वो कांस्टेंट रहेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा सोर्स पे। पहले ये स्टेटमेंट गलत है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो, नहीं डिग्री नहीं, ये तो सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, ये उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। अरे सीधा क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा फ्रेमिंग में इधर उधर हुआ है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए ये सब पे रहेगा। ध्यान रखिएगा, सोर्स तय करता है, सोर्स तय करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ नहीं तय करता है। सोर्स क्या तय करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। जब एक बार ये फ्रीक्वेंसी तय कर दिया तो आप कहेंगे सर सी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ये तय किया मतलब लेमडा भी यही तय किया, तो हाँ तय किया। ठीक है, स्पीड नहीं बोलेंगे, स्पीड नहीं, स्पीड तो सबका सेम होगा। आप कहेंगे कि सर तो दोनों स्टेटमेंट में क्या कोई फर्क है, अगर कोई बोल दे कि फ्रीक्वेंसी तय करता है कि वेवलेंथ तय करता है फर्क। गौर से सुनिएगा, ये और जगह वेव ऑप्टिक्स से लेके सब जगह आपको क्वेश्चन में इस तरह से फंसेंगे आप। जो सोर्स है ना वो कितना से वाइब्रेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा वो, तो ये जो वाइब्रेशन का जो मामला है वो तय कर रहा होगा कि पर सेकंड का क्या मामला बनेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी तय करता है। अब फ्रीक्वेंसी तय होने की वजह से वेवलेंथ भी तय हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन वो तय करता है फ्रीक्वेंसी, ये याद रखेंगे। ठीक, सोर्स। इस बात पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि दो मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया कुछ, उसका लैम्डा नॉट था, न्यू नॉट था, फ्रीक्वेंसी आया। यहां जाने के बाद न्यू नॉट सेम रह जाएगा, लेकिन जो लैम्डा नॉट है ये चेंज कर जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी सेम रहा, ये चेंज किया तो ये भी चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी है, सोर्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, मीडियम का प्रॉपर्टी नहीं है, ये तय करेगा जिसने भेजा है लाइट को कि क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसकी वजह से वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, वो तो वो कभी भी निकाल सकते हैं, वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कहां गया। Maxwell in his famous equation of electromagnetism introduced the concept of, देखिए पूरे मैक्सवेल इक्वेशन तक अभी नहीं जाएंगे, डिस्कशन चल रहा है। जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, जो फोर्थ है, जो लास्ट है, वो क्या है, तो वो कहता है कि बी डॉट डी एल अगर किसी क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड को, और किसी करंट के वजह से, तो वो म्यू नॉट आई इनसाइड, उस लूप के इनसाइड जो करंट होगा उसके होगा। ये एक्चुअल में एम्पियर्स लॉ है। एम्पियर्स लॉ है, कभी कभी इसको एम्पियर सर्कुटल लॉ कहते हैं, सर्किट
कंप्लीट कर रहा है। एनीवेज, मैक्सवेल ने बड़ी शानदार लॉजिक दी जो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ हो रहा है जिसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं और करंट को इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं। पूरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने कहा कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है तो नेचर में जितना ऐसा है उतना ही वैसा है। मतलब अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। करना ही होगा क्योंकि नेचर में जितना ऐसा वैसा है। और यहीं से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और आप आज जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और ऑसिलेट कर रहा मतलब चेंज हो रहा है, ये उसको और वो इसको वापस पैदा कर रहा है। दोनों का ऐसी जोड़ी बन गई कि चला जा रहा है, इसको किसी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। एनीवेज, अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस इक्वेशन को करंट तो लेना ही था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी लेना था, और ये उन्होंने शानदार काम किया। उन्होंने कैपेसिटर से चीजों को प्रूव किया और कहा कि यहाँ पे चेंजिंग, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स था फाई ई तो ये फाई ई होगा, तो डी फाई ई बाई डी टी। उन्होंने ये जोड़ा और कहा कि अब टोटल फील्ड दो के वजह से होगा किसी भी क्षेत्र में, एक तो करंट के वजह से और दूसरा ये वाले की वजह से, और ये वाले का नाम उन्होंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये ओरिजिन है डिस्कवरी का, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्यू नॉट के बाद अगर करंट आ रहा है तो यहाँ भी म्यू नॉट के बाद करंट ही आएगा, इसलिए नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब इसका भी डायमेंशन करंट का होगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी का डायमेंशन करंट का डायमेंशन होगा, ठीक। और ये हो जाता है कंप्लीट इक्वेशन मैक्सवेल का। मतलब एम्पियर्स लॉ पहले से मौजूद था, उनको उन्होंने मॉडिफाई किया और मैक्सवेल ने इन 4 इक्वेशंस में खूबसूरती से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समेट दिया, ठीक। तो ये फेमस डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट? आहा, बहुत खूबसूरत बात हो गई। ये शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा, जाते जाते बड़ी सुंदर सी बात हो गई। देखिए, हम आप सब, ये बोर्ड, ये कैमरा, ये टेबल, सब चीज हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं। अगर जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ही रिलीज कर रहे हैं तो इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उससे ज़्यादा रिलीज करने लगे तो ठंडा होने लगेगा, और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो गर्म होने लगेगा। एनीवेज, चीज़ें ये जो हीट का लेना देना कर रही है अपने इन्वायरमेंट से, वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जिस क्षेत्र में होता है उसका नाम है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का, इसका मतलब एटमॉस्फेयर के हीटिंग में बहुत बड़ा रोल हो गया। कैसे? तो ये अगर अर्थ है तो दिन भर धूप पड़ा, सनलाइट हो गया गर्म, फिर गर्म, हर तो गर्म है फिर ठंडा भी होगा। तो अब ये रिलीज करेंगे, जो कि रात को ज्यादा रिलीज करेंगे, दिन में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ये रिलीज करेंगे अब इंफ्रारेड, IR सब जगह IR। ये जो इंफ्रारेड जब अर्थ रिलीज कर रहा है तो इसके एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उन गैसेस में से कुछ गैसेस इन इंफ्रारेड को कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही। मेन कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके वजह से जो इफेक्ट है
उस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सब का भी इफेक्ट है। बड़ा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का है। एनीवेज, ये धरती ठंडा होने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आसमान में छोड़ा, उसको एटमॉस्फेयर ने पकड़ा, जो एयर का चादर है वो उसने पकड़ा, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हुआ। इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही जरूरी है धरती पे जीवन के लिए, बहुत ही जरूरी है। लेकिन बस आप जानते हैं कि ज़्यादा होना खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। तो एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होगा वो गड़बड़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो एकदम जरूरी है यहाँ पे जीवन होने के लिए। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनीवेज, पूछ क्या रहा था? अच्छा, कौन दिखाता है भाई? तो इंफ्रारेड, मैंने तो कई बातें कर ली, इसमें कई तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप नहीं फंसेंगे। तो ये था डीपीपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।